जब भी हम अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में अवेयरनेस की कमी की वजह से हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि कितने फंड्स हम रखें। यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, गूगल पर हम सर्च करते हैं कि बेस्ट फंड कौन सा है, और जो भी हमें बताया जाता है या फिर सजेस्ट किया जाता है उस फंड को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चले जाते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब हमें रियलाइज होने लगता है कि हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड्स हो चुके हैं, और उसके बाद हमें एक ऐसी वीडियो देखने को मिलती है जहां पर यह बताया जाता है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड रख लेते हैं, यानी ओवर डाइवर्सिफाइड आपने कर दिया अपने पोर्टफोलियो को, जिसकी वजह से आपका रिटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न निकल करके आएगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कम फंड रखते तो आपका रिटर्न इससे बेहतर निकल करके आता। उसके बाद से हमारा दिमाग इस बात पे घूमने लगता है कि क्या वाकई में कम नंबर ऑफ फंड से हम ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे कि आपके हिसाब से कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में अप्रोप्रिएट हो सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा के साथ वीडियो है, तो अंत तक जरूर जोड़े रहिएगा। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक प्रश्न पर जो कि पूछा गया कमेंट के माध्यम से श्री अर्णव सर के द्वारा। इनका प्रश्न ये है कि मैक्सिमम कितने फंड ले सकते हैं। इन्होंने 6 फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और प्रत्येक फंड में इनकी 2000 की एसआईपी चल रही है और टोटल इनकी मंथली 12000 की एसआईपी चल रही है। अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि हमें कितना फंड रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये प्रश्न टोटली सब्जेक्टिव प्रश्न है। सब्जेक्टिव कहने का मतलब कि पर्सन टू पर्सन इस प्रश्न का जवाब बदल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की रिस्क एपेटाइट अलग है। प्रत्येक व्यक्ति का जो खर्चे हैं या फिर उसकी जो परिस्थितियां हैं, फाइनेंशियल जो उसके गोल हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी वजह से जो नंबर ऑफ फंड्स हैं वो प्रत्येक के लिए अलग होगा। यहाँ पर मैं 2 सिचुएशंस को डील करूँगा जहाँ पर आपको ये लगेगा कि ये वाला पोर्टफोलियो बेहतर है, और दूसरा सिचुएशन मैं आपके सामने रखूँगा जिसमें आपको खुद ये महसूस होने लगेगा कि ये वाला पोर्टफोलियो हमारे लिए बेहतर है। तो अंत तक जरूर जुड़े रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आपकी एज मान लीजिए कि 24 से लेकर के 30 साल के बीच में है, यानी इस एज में आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम होती हैं। आज के अगर सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो लोगों की शादियां लगभग 30 के आसपास हो रही है, यानी कि अगर आप 24 से 30 एज के बीच में हैं तो लगभग 6 साल का जो समय आपके पास है, ये आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं हैं, और आपके माता पिता भी हो सकते हैं अभी रिटायर ना हुए हों, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं। इस कंडीशन में आपके रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, वहां से अगर पैसा कमा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना फंड जो है वो रिस्क लेकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो वहां पर जब आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, और चूंकि आपका टाइम होराइजन भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 24 से 30 साल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 60 साल तक अगर आप रिटायरमेंट तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 से 35 साल का समय आपके पास रह जाता है। तो ये एक लॉन्ग पीरियड है, और लॉन्ग पीरियड में आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, और जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही आपका रिटर्न हाई देखने को मिलेगा। इस वजह से जब भी आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा हो और आप बहुत ज़्यादा समय अभी आपके पास हो, तो उस कंडीशन में चूंकि आपके पास अभी एक्चुअल गोल आपके समक्ष नहीं है, ना तो आपकी शादी हुई है ना तो बच्चे हैं, तो अभी आप शायद इन सभी चीज़ों के बारे में प्लान भी नहीं कर रहे होंगे कि शादी के बाद मान लीजिए मुझे कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए, या फिर कहीं फॉरेन टूर पर जाना है। बच्चे जब होंगे तो उनकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए, उनकी पढ़ाई को लेकर के, जब बच्चे ग्रेजुएट होंगे तो उस समय मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी, बच्चों की शादी में मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो उस समय मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक समय समय पर आपको मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये अलग अलग गोल आपके हो गए आपके लाइफ में, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने अपना इन्वेस्टमेंट 24 से 30 साल के बीच में स्टार्ट किया है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये सारे गोल अभी हमारे सामने नहीं है। इस समय हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होता है, वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना कॉर्पस जुटा पाएं, यानी जितना ज़्यादा हम रिस्क ले लें और जितना बड़ा अमाउंट हम बना पाएं। उस कंडीशन में जितना आप पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे, यानी जितना कम फंड रखेंगे, उतना आपके लिए पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होता है। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 30 से 35 साल का समय है, तो इस कंडीशन में आपके लिए जो सबसे बेहतर फंड निकल करके आता है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का निकल करके आता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है आपको एक अच्छा रिटर्न बना करके देने के संदर्भ में। तो उस कंडीशन में आप मान लीजिए रिसर्च करके 5 स्मॉल कैप कैटेगरी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 5 स्मॉल कैप में
केवल और केवल आपने केवल स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया। हालांकि इस प्रकार का पोर्टफोलियो जो होता है वो बहुत रिस्की होता है और 90% जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस प्रकार के पोर्टफोलियो से बाद में निकल जाते हैं, क्योंकि चूंकि आपने सारे के सारे फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में ले रखा है, उस कंडीशन में जब स्मॉल कैप कैटेगरी रिटर्न नहीं देगा या फिर बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा उस कंडीशन में, या फिर कभी मार्केट करेक्शन पीरियड में बहुत तेजी से नीचे गिरा, तो 90% पब्लिक जो होती है वो घबरा जाती है और इस वजह से पैसा निकाल करके स्मॉल कैप को छोड़ देती है। तो जब आपका टाइम होराइजन लंबा है, जब आप सभी चीज़ों से पहले से अवेयर होंगे, तभी इन सभी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर भी होंगे कि एक साल में हो सकता है आपको -10% का रिटर्न दे, अगले साल मान लीजिए -20% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप बने रहें तो यही स्मॉल कैप कैटेगरी आपको प्लस का 25% CAGR या फिर XIRR के हिसाब से रिटर्न भी बना करके दे सकती है। तो मोटा पैसा नो डाउट आपका स्मॉल कैप में ही बनेगा। तो मान लीजिए आपने स्मॉल कैप कैटेगरी के केवल 5 फंड ले लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक अगर म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी के अगर 70 फंड भी हैं तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 350 स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया इनडायरेक्ट वे में। अगर इसमें से कुछ स्टॉक्स को मैं मान लेता हूं कि सब में कॉमन भी है, मान लीजिए यहां से 100 स्टॉक को मैं मान लेता हूं कि कॉमन है, तो 100 स्टॉक कॉमन है तो भी आपके 250 जो स्टॉक्स हो गए वो यूनिक हो गए। और ये कैसे स्टॉक है? ये स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 से नीचे का है। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर आप देखेंगे निफ्टी का जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है वो भी सेम काम करता है, यानी कि जो 250 स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। आपने 5 फंड लिया और रिटर्न आपको मिल रहा है इस निफ्टी 250 इंडेक्स के बराबर। क्यों? क्योंकि आपका सारा पैसा सारे स्टॉक्स में जा रहा है। इससे बेहतर ये होगा कि आप निफ्टी 250 इंडेक्स फंड ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने एक ही फंड लेकर के इन 5 के माध्यम से जो रिटर्न जनरेट कर पा रहे थे वो एक ही फंड के माध्यम से आप कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे कि अगर आपका टाइम होराइजन बहुत ज़्यादा है, रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, तो आपको कम से कम फंड रखना चाहिए। उस कंडीशन में 5 फंड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप केवल स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को रखना चाहते हैं तो 2 फंड से ज़्यादा आपको नहीं रखना चाहिए। 2 फंड से ज़्यादा आपको नहीं रखना चाहिए अगर आप 30-35 साल और केवल स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं और बताने की कोशिश भी करता हूं कि इस प्रकार का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा और बीच में हो सकता है कि आपका पेशेंस भी एक तरीके से आपको जवाब दे दे और आप फंड से निकल जाएं। तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए आपको 5 फंड में ही इन्वेस्ट करना है, लेकिन 2 फंड स्मॉल कैप का, 2 फंड आप मिड कैप का ले सकते हैं और एक फ्लेक्सी कैप का, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो मोमेंटम 50 इंडेक्स जो 500 निफ्टी है उसमें मोमेंटम 50 इंडेक्स है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही कैटेगरी के केवल स्मॉल कैप कैटेगरी के मैं 5 फंड ले लूँ तो इससे आपका लॉन्ग टर्म में नुकसान ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आप तो 5 फंड चूंकि एक्टिव मैनेज्ड ले रहे होंगे तो उस कंडीशन में आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई हो जाएगा और रिटर्न आप केवल इंडेक्स के बराबर जनरेट कर पाएंगे। उससे बेहतर होता कि आप इंडेक्स फंड ले लेते। ठीक है, तो कभी भी आपको एक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा फंड को नहीं लेना है। या फिर अगर आप मिड कैप कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो मिड कैप कैटेगरी में ऐसा ना करिए कि 5 फंड आप मिड कैप कैटेगरी का ले लीजिए, या फिर अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ये भी मत करिएगा कि लार्ज कैप के 5 फंड ले लीजिए। उस कंडीशन में आप जो इंडेक्स होता है उसके बराबर ही रिटर्न बना पाएंगे। तो उस कंडीशन में देखिए, अगर आप केवल एक कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म का विजन है और बीच में आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये मान करके चल रहे हैं कि मुझे केवल और केवल वेल्थ क्रिएट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 फंड ले लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, अगर आपका बीच में पैसा निकालने का कोई भी प्लान नहीं है उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहां पर ये जो टोटल नंबर ऑफ फंड हम लोग 5 या फिर 2 की बात करें वो किसके लिए हो रहा है? जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, जिसकी एज बहुत कम है और बहुत स्टार्टिंग में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और उनके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब आपको लगेगा कि ये CAGR अगर हमें 18% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है और ये पोर्टफोलियो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वहीं पर दूसरा सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसने 35 साल की एज में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। 35 साल की एज में अगर मान लीजिए 28 साल में उनकी शादी हो गई होगी तो आज के डेट में मान लीजिए 29-30 साल में उनके बच्चे भी हो गए होंगे, तो आज के डेट में 5 साल का उनका बेबी होगा, 5 साल का उनका बेबी होगा। और ग्रेजुएशन की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेजुएशन में वो लगभग 18 साल में चला जाएगा। 5 साल का अभी उसका एज है, यानी 13 साल का समय है जब 13 साल में उनको मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी ग्रेजुएशन में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जब बेटे की एज 25 से 30 के बीच में होगी तब उनको उनके शादी की जिम्मेदारी भी उठानी होगी, उसके बाद से रिटायरमेंट के और ये सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये समय समय पर इनका गोल हो गया। इसी के बीच में मान लीजिए इनका गाड़ी लेने का प्लान हो और आने वाले 3 साल में 5 साल में इनको गाड़ी लेना है, तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो
इनका टाइम होराइजन 3 से 5 साल, ये एक तरीके से शॉर्ट टू मीडियम कहा जा सकता है, क्योंकि 3 से 5 साल का समय जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड माना जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद से अगर मान लीजिए इनको घर लेने का प्लान है अगले 7 साल में, 5 साल में, तो उस कंडीशन में ये एक अलग गोल हो गया और यहाँ पर बहुत मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में अगर आप केवल 2 फंड लेते हैं और आप केवल स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। उस कंडीशन में आपको इस पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ेगी। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपने बहुत सारे गोल बना रखे हैं, जैसे कि पहला आपका गोल है कि आपकी शादी के बाद से फॉरेन में कहीं पर टूर पर जाना चाहते हैं, ये एक आपका पहला गोल हो गया। और फॉरेन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद से जब आपके बेबी का जन्म होगा तो उस कंडीशन में भी आपको मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जब आने वाले 3 साल 5 साल में अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप आने वाले 5 साल 7 साल में घर लेना चाहते हैं उसके लिए भी। उसके बाद से बेटे के ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए भी बहुत मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा उनकी शादी के लिए भी अच्छे खासे पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद से आपका रिटायरमेंट का प्लान। तो अगर आप केवल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो जितना कम फंड आप रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा और आप प्रॉपर रिसर्च करके किसी अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन जब आपके गोल बिल्कुल क्लियर हो और बहुत ज़्यादा गोल हो, उस कंडीशन में आपको जितना फंड रखना है वो आपके गोल के हिसाब से रखना है। जैसे कि अभी मान लीजिए आपका कोई भी एक ऐसा गोल है जो कि आने वाले 3 साल या फिर 5 साल में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको मान लीजिए गाड़ी लेना है, तो इस पैसे को आप स्मॉल कैप में चाहकर भी नहीं डाल सकते। भले ही स्मॉल कैप इस समय अगर आप देखें कि बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे रहा है, फिर भी आप नहीं डाल सकते, क्योंकि कब स्मॉल कैप पलटी मार दे और कब फ्लैट मार्केट हो जाए या फिर कब करेक्शन पीरियड आ जाए कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ पर जो आप पैसा डालेंगे वो हमेशा रिस्क पर रहेगा। 3 साल 5 साल बाद जब हमें पैसे की जरूरत है तो हम जानते हैं कि इस पैसे की रिक्वायरमेंट है 3 से 5 साल बाद, तो इस पैसे को हम स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर लार्ज कैप में ना डाल करके हमें हाइब्रिड प्रोडक्ट में डालना चाहिए। हाइब्रिड प्रोडक्ट यानी जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का पोर्शन होगा। तो मान लीजिए अगले 5 साल में मुझे गाड़ी लेनी है, अगले 3 साल से 5 साल में गाड़ी लेनी है, तो जो हाइब्रिड प्रोडक्ट होगा उसमें 2 हाइब्रिड प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाड़ी के लिए हमारा 2 प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद से हमें घर लेना है। घर मान लीजिए मुझे 5 से 7 साल के बीच में लेना है, तो इन 5 से 7 साल में अगर आप देखेंगे तो बैलेंस एडवांटेज फंड जो होता है, जो हाइब्रिड कैटेगरी का है, वो बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। क्योंकि 5 साल 7 साल भी टाइम ठीक है, आप लार्ज कैप में भी जा सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप में भी अगर आप देखेंगे मान लीजिए करेक्शन पीरियड आया तो वो भी आपको रिटर्न कम ही बना करके देगा। वहीं पर अगर आप किसी एक ऐसे बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करेंगे जहां पर इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा हो, जैसे कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, तो वो फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि मार्केट करेक्शन पीरियड में जो डेट का पोर्शन होता है वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को निगेटिव में जाने से रोकता है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए आपने बैलेंस एडवांटेज फंड के 2 प्रोडक्ट में ले लिया, तो अभी तक आप 4 इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और ये सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो आपके गोल ओरिएंटेड हैं। इस कंडीशन में आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा पैसा नेगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में है, क्योंकि आपने फंड का सिलेक्शन उस हिसाब से किया है जिस हिसाब से आपको गोल कंप्लीट होता जाएगा और आपको पैसे की जरूरत पड़ती चली जाएगी। इसके बाद से मान लीजिए आपको फॉरेन टूर के लिए जाना है आने वाले 2 साल 3 साल के लिए, तो ये पैसा आप प्योर डेट फंड में रख सकते हैं या फिर लिक्विड फंड में रख सकते हैं। तो ये प्योर डेट फंड अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो प्रोडक्ट यहाँ पर ले लिया, तो ये एक नए गोल के लिए मैंने 2 इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसके बाद से जब बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद से ग्रेजुएशन की पढ़ाई और ये सारी जिम्मेदारियों को लेकर के आपके पास अगर मान लीजिए आज बच्चे का जन्म हो रहा है तो 18 साल बाद, वो लगभग 17-18 साल बाद वो ग्रेजुएशन में जाएगा, यानी आपके पास 17-18 साल का समय है। तो ये एक लॉन्ग पीरियड हो गया। तो लॉन्ग पीरियड के हिसाब से आपको स्मॉल कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी के ज़्यादा प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मान लीजिए मैंने 2 स्मॉल कैप कैटेगरी ले लिया और 2 मिड कैप कैटेगरी ले लिया। इसके बाद से अगर आपका रिटायरमेंट का प्लान है, आज की डेट में अगर आपकी एज 30 साल 35 साल है, तो भी आपके पास 25 से 30 साल का समय है। इस कैटेगरी में, इस कंडीशन में आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का जो प्लान है वो आप कर सकते हैं। और इस गोल के लिए, बच्चे की ग्रेजुएशन के लिए आपने जो लिया था उसमें भी आपने स्मॉल कैप कैटेगरी लिया है, तो आप एक स्मॉल कैप कैटेगरी और एक मिड कैप कैटेगरी अपना चुन सकते हैं अपने रिटायरमेंट के प्लान के लिए। इसके अलावा अगर आप बच्चे की शादी की बात करेंगे तो उनकी शादी अगर आज उनका जन्म हुआ है तो लगभग 25 साल 30 साल बाद ही होगा, यानी ये आपके रिटायरमेंट के एज के लगभग आसपास हो रहा होगा। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। उस कंडीशन में स्मॉल कैप कैटेगरी अगर आप रिटायरमेंट वाले में ही बढ़ा देंगे तो ये गोल उससे ही कनेक्ट हो जाएगा। तो टोटल अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंड आपका हो चुका है।
तो जब आपके गोल बहुत ज़्यादा होते हैं और उस गोल के हिसाब से आप फंड को सेलेक्ट करते हैं, तो एक तो आप अपने रिस्क को कम कर रहे हैं, दूसरा आपका जैसे जैसे गोल नज़दीक आता जाएगा आपके फंड बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इसी फंड को केवल पैसा निकालना है। अगर मान लीजिए कि आपका 2 साल 3 साल में कोई गोल आने वाला था और आप प्योर केवल स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो उस कंडीशन में मान लीजिए वो मार्केट निगेटिव में रिटर्न दे रहे, तो आप चाहकर भी वहां से पैसे नहीं निकाल पाते, या फिर अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आपको निगेटिव में रिटर्न लेकर के पैसे निकालने पड़ते। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर आपका गोल क्लियर है और गोल के हिसाब से आपने फंड को सेलेक्ट किया है और आपके बहुत ज़्यादा फंड भी हैं, तो भी वो एप्रोप्रिएट बोला जाएगा पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि आपने अपने गोल के हिसाब से फंड का सिलेक्शन किया हुआ है। और यहाँ पर जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा वो 15% भी ज़्यादा बेहतर माना जाएगा इस 18% से, क्योंकि ये 18% जो रिटर्न दे रहा है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप 2 साल 3 साल में इस पोर्टफोलियो से पैसे निकालेंगे तो हो सकता है आपका निगेटिव में भी रिटर्न आ जाए। तो अगर आपका गोल के हिसाब से आपने पोर्टफोलियो डिजाइन किया है और उसके हिसाब से अगर आपकी रिक्वायरमेंट 10 फंड 12 फंड 13 फंड की आ रही है तो भी उसे अप्रोप्रिएट माना जाता है। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फंड नहीं होना चाहिए। जितना कम फंड रखेंगे उतना आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में बेहतर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।